हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस। सब्जेक्ट हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें हम पहली यूनिट का पहला चैप्टर करने वाले हैं। और एक बार आप सिलेबस को देख लीजिए। पहली यूनिट है हमारी भारतीय संविधान। इसके अंदर 2 चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है। चैप्टर 1 करेंगे हम भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व, यानी कि संविधान के बारे में बहुत ही साधारण सी बेसिक सी बातें हम जानेंगे, जो कि आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके होंगे। वही चीज़ें हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं है ये चैप्टर। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। आप इस नाम से मुझे सर्च करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, यानी कि परिचय। तो संविधान के बारे में बिल्कुल बेसिक सी बातें हम जानेंगे। तो हमारा जो संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है। संविधान के अनुसार ही हमारे देश में क्या होता है, शासन व्यवस्था जो है उसको चलाया जाता है। तो संविधान के अंदर क्या मिलता है आपको, नियम मिलेंगे, कायदे कानून मिलेंगे। और इन्हीं नियम कायदे कानून के अनुसार जो हमारे नेता होते हैं, ठीक है, जो सत्ता पक्ष में होते हैं, वो सरकार चलाते हैं। सरकार और नागरिकों के अधिकार क्या है, ये इसकी जानकारी भी हमको कहाँ से मिलेगी, संविधान से मिलेगी। और संविधान सभी को अधिकार देता है, ठीक है। अपने अधिकार, जो अधिकार संविधान देता है उसके अकॉर्डिंग ही शासन चलाना होता है सरकार को, ठीक है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो नागरिकों को गरिमापूर्ण व सम्मान जनक जीवन प्रदान करने के लिए कार्य करता है। तो हमारा जो संविधान है ये नागरिकों को एक ऐसी ज़िंदगी जी सके जिसमें वो एक इज्जत वाली ज़िंदगी जी सके, ऐसी सुविधाएं देता है, ठीक है। हमारा जो संविधान है वो लोगों को मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान जो है एक जीवंत दस्तावेज है। इसको एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखिए, हमारे संविधान को बने हुए 72 साल के आसपास हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसको बदला नहीं गया। बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जहाँ पे संविधान कई बार बदला जा चुका है, ठीक है। एक बार संविधान बना, वो असफल हो गया, दोबारा बनाया गया, फिर असफल हो गया, फिर तीसरी बार, इस तरीके से। लेकिन हमारा संविधान जब एक बार बना है तब से लेके आज तक वैसा का वैसा चल रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको हम जीवंत दस्तावेज कहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि समाज में कुछ परिस्थितियां चेंज होती हैं, ठीक है। कुछ आवश्यकताएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे संविधान में परिवर्तन किए गए हैं, कुछ संशोधन किए गए। संशोधन करने के बाद संविधान वैसा का वैसा चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। संविधान राष्ट्र के लोगों की जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने का एक साधन है, आप ऐसा मान सकते हैं इसे। संविधान निर्माण के बाद से आज तक संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि जैसा हमको जब भी नीड महसूस हुई, ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ बदलाव करने हैं, तो संविधान में संशोधन कर दिए। संविधान जो है वो भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले जो मूल तत्व हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसको निर्देशित करता है। अब देखिए, हमारे देश में जो सरकार चलाई जाती है, ठीक है, जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसके 3 महत्वपूर्ण अंग है। आपने पढ़ा होगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इनको भी निर्देशित करती है। इनके भी क्या अधिकार हैं ये भी हमें संविधान से ही पता लगते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता है संप्रभुत्ता, यानी हमारे संविधान के तहत संप्रभुत्ता हमारी सरकार को प्राप्त है। अब संप्रभुत्ता क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए, संप्रभुत्ता क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा देश है, ठीक है। मैं मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ज़्यादा सही नहीं बन पा रहा, ठीक है। मान लीजिए हमारा देश है, देश का मैप है। तो अब क्या है भाई, हमारे देश के सीमा रेखा के अंदर, यानी हमारे देश के अंदर जो भी राज्य आते हैं, ठीक है, जो भी संस्थाएं आती हैं, उस पे सरकार जो होती है, हमारी केंद्र की सरकार, उसका पूरा अधिकार होता है। सरकार चाहे तो किसी राज्य का नाम बदल सकती है, राज्य के अंदर परिवर्तन कर सकती है, कुछ कानून लागू कर सकती है, ठीक है। तो ये सरकार के हाथ में ये पावर होती है। इसी शक्ति को, सरकार की इसी शक्ति को संप्रभुत्ता कहा जाता है। यानी सरकार अपने देश की सीमा के रेखा के अंदर जो चाहे वैसा बदलाव कर सकती है। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें थी, बिल्कुल साधारण सी बातें थी संविधान के बारे में, जो आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी, इससे संबंधित नियम, कायदे, कानून होते हैं। अब यहाँ पे मैंने अलिखित भी लिख दिया। अलिखित क्यों? क्योंकि दुनिया के कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे अलिखित संविधान भी है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो संविधान क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी, ये सब कुछ लिखा होता है उसमें। संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, सरकार की शक्तियां क्या होगी, जनता के अधिकार क्या होंगे, जनता के कर्तव्य क्या होंगे, संस्थाएं, सरकार की विभिन्न अंग जो होते हैं, उनके काम करने के अधिकार क्षेत्र, प्रशासन, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में आपको विस्तृत जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये होता है संविधान।
नेक्स्ट है संविधान जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका था, एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। तो भारत जो है, भारत में लिखित संविधान है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए संविधान की हमें जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है आपको ये समझना है। देखिए संविधान क्या है, नियम कायदे कानूनों की एक पुस्तक है, एक दस्तावेज है। तो नियम कायदे कानून अगर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर सभी व्यक्ति चलते हैं तो व्यवस्था सही रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए सड़कों पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे सड़कों के कुछ नियम होते हैं कि भाई हमें रेड लाइट पे रुक जाना है, ठीक है, ग्रीन लाइट होगी तो चलना है, हमें कहीं पे गाड़ी मोड़नी है तो फिर हमें इंडिकेटर देना होगा, ठीक है, बेवजह हमको हॉर्न नहीं बजाना है, या स्पीड लिमिट भी तय कर रखी होती है कि इतनी स्पीड से ज़्यादा नहीं चलानी है, ठीक है, रॉन्ग साइड में नहीं चलाना। बहुत सारे नियम होते हैं। ये नियम क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि व्यवस्था सड़क पे बनी रहे। अब इन रूल्स का हमें पालन करना होता है। ऐसे आप स्कूल में जाएंगे तो स्कूल के भी अपने नियम होते हैं, ठीक है, किसी मंदिर में जाते हो तो वहाँ के भी नियम होते हैं कि भाई चप्पल उतार के जाना है, ठीक है, लेदर वगैरह की चीज़ें नहीं ले जानी होती है, हर जगह के अपने रूल होते हैं। तो ऐसे ही रूल की ज़रूरत होती है। तो देश चलाने के लिए भी हमें संविधान की ज़रूरत होती है। अगर देश चलाने के लिए कोई रूल नहीं होगा तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, ठीक है। तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो सबसे पहले आप ये लिखना कि समाज में तालमेल बनाने के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी का कोडिंग बता रहा हूँ मैं आपको, आप किसी राइटर की किताब से भी पढ़ सकते हैं, अपनी सोल की किताब से पढ़ सकते हैं, या अन्य किसी यूनिवर्सिटी की किताब से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी करते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी, कंटेंट एक जैसा ही रहता है, ठीक है। तो समाज में तालमेल बनाए रखें। देखिए समाज में क्या होता है, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, उनकी विचारधाराएं अलग होती हैं, उनके बीच में विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, ठीक है। ऐसे में उन सभी लोगों के बीच में तालमेल बना रहे, इसलिए कुछ बेसिक से नियम बना दिए जाते हैं। उन नियम को सभी लोगों को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं। नेक्स्ट है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। कानून व्यवस्था, अगर संविधान नहीं होगा तो कानून व्यवस्था नहीं बनेगी, ठीक है। संविधान जो है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। फिर क्या है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए और शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि शासन व्यवस्था कब चलानी है, कैसे चलानी है, किसके द्वारा चलानी है, हर एक चीज़ उसमें डिटेल में लिखी होती है, किसके क्या अधिकार हैं, क्या अधिकार क्षेत्र हैं, सब कुछ लिखा होता है। तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए भी हो जाता है। सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि भाई सरकार अपनी सरकार के पास शक्तियाँ होती हैं, तो सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकती है। तो उन दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान बनाया होता है। संविधान में क्लियर लिखा होता है कि भाई सरकार के क्या अधिकार हैं, ठीक है, सरकार के अधिकार क्षेत्र कहाँ हैं। अगर सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर जाने की कोशिश करती है तो संविधान उससे रोकता है, तो दुरुपयोग को भी रोकता है, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हैं। आगे थोड़ा सा और बेसिक सी बातें जान लीजिए। जो हमारा संविधान है उसको बनाया किसने था, हमारी संविधान सभा ने बनाया था। तो संविधान सभा के गठन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन इसका उद्घाटन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये बुजुर्ग थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था उस मीटिंग के लिए केवल। नेक्स्ट मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, इसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष को हटा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। और इसकी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें संविधान कैसा होगा उसका पूरा ब्लूप्रिंट या उसका खाका इसके अंदर मौजूद था। और उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार भी कर लिया था। तो ये कुछ बहुत ही साधारण सी बातें जो आपको याद होनी चाहिए। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो था वो बन के तैयार हो गया था, लेकिन याद रखना ये लागू नहीं हुआ था इस दिन, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। जो हमारा ओरिजिनल संविधान था उसमें 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूची की बात करें तो 8 से बढ़कर 12 कर दी गई है। संविधान को बनने में 2 साल का समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो अप्रोक्स में आप इसे 3 साल के आसपास मान सकते हैं, ठीक है। और टोटल 166 मीटिंग्स हुई थी, बैठक हुई थी। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान जो बना है इसमें 75% हिस्सा जो है वो अंग्रेजों का जो कानून थे उसी में से लिया हुआ है। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए थे, 75% तो यहीं से ले लिया गया है। और बाकी आप देखोगे तो दूसरे देशों से भी प्रावधान ले रखे हैं, किसी देश से कुछ ले रखा है, किसी देश से कुछ ले रखा है, आगे बताऊंगा क्या क्या है। तो इसीलिए क्या है, हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग देशों से इसमें प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। अब कहाँ से क्या लिया हुआ है इसको समझिए।
ब्रिटेन से हमने क्या ले रखा है, सर्वाधिक मत के आधार पे जो चुनाव जीत होती है हमारे यहाँ पे, ये ब्रिटेन से लिया है। सरकार का जो संसदीय स्वरूप है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। विधायिका में अध्यक्ष का पद या उसकी जो भूमिका है या कानून निर्माण की जो विधि है, ये सब ब्रिटिश संविधान से है। फ्रांस के संविधान की बात करें तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो हमने फ्रांस से ले रखा है। आयरलैंड से अगर बात करें तो आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले रखे हैं। और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हुए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है जो हमारी न्यायपालिका के पास है, ये वहाँ से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो भी अमेरिका के संविधान से है। साउथ अफ्रीका से बात करें तो जो हमारे संविधान में जो संशोधन की प्रोसेस होती है वो यहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका से। अब बात करेंगे भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं की। तो देखिए बहुत सारी विशेषताएं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप इसको लिख सकते हैं बाद में पेपर में अच्छे तरीके से, ठीक है। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए भारत का जो संविधान है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ओरिजिनल संविधान में 395 आर्टिकल थे। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा संविधान होगा भारत का। सेकंड है कि ये हमारा संविधान ना तो बहुत ज़्यादा लचीला है ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है। इसका मतलब क्या है, यानी कि लचीला का मतलब होता है, लचीला ऐसा संविधान होता है जिसमें आसानी से परिवर्तन कर दिया जाए, और कठोर ऐसा संविधान होता है जिसमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो। तो हमारा संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर है, यानी कि ना तो हमारे संविधान में इतना आसानी से कोई परिवर्तन करना पॉसिबल है, ठीक है, आसानी से कोई परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता, और ना ही इतना इम्पॉसिबल है, इतना मतलब मुश्किल है कि उसमें कोई परिवर्तन ही ना किया जा सके। तो इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दुनिया का सफलतम संविधान। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे संविधान जो है वो कामयाब नहीं हुआ। एग्जांपल मैं आपको एक देश का बताता हूँ, नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे पहली बार संविधान बनाया, फेल हो गया, दूसरी बार बनाया, फेल हो गया, तीसरी बार बनाया, फेल हो गया। इस तरीके से मतलब कई बार संविधान बना और यहाँ पे फेल हो गया। लेकिन भारत का संविधान जो है वो जब से बना है तब से लेके आज तक वैसा का वैसा चल रहा है। ज़रूरत पड़ने पे हमने उसमें कुछ बदलाव करे हैं, लेकिन कामयाब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब संविधान की बात आती है तो भारत के संविधान का नाम आता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य मैं आगे आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मौलिक अधिकार यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारा संविधान जो है लोगों को कुछ बेसिक से कुछ महत्वपूर्ण अधिकार देता है जिससे कि वो व्यक्ति अपना विकास कर सके, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। एक संसद है, वहाँ से रूल बनते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये इसके अंग होते हैं। इकहरी नागरिकता, ये इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पे डबल नागरिकता होती है, लेकिन भारत में इकहरी यानी सिंगल नागरिकता है। आप पूरे देश में कहीं भी रहते हो, चाहे आप बिहार में रहते हो, चाहे आप गुजरात में रहते हो, चाहे आप तमिलनाडु में रहते हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहते हो, ठीक है, आप पूरे देश में किसी भी कोने में रहते हो, आपकी जो नागरिकता होगी वो एक ही होगी, और वो नागरिकता क्या होगी, इंडियन, यानी आप भारतीय कहलाओगे, ठीक है। जो पंजाब के लोग हैं उनकी नागरिकता भी इंडियन होगी। वो पंजाबी अपने आप को कहते हैं कि हम पंजाबी हैं, हम बिहारी हैं, हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, लोग ऐसे बोलते हैं क्योंकि उनका निवास स्थान, उनका राज्य वो है। लेकिन जब उनकी नागरिकता पूछी जाती है तब फिर पंजाबी, बंगाली, बिहारी, गुजराती ये नहीं चलता, फिर वहाँ पे इंडियन चलता है, यानी भारतीय चलता है, ठीक है। आगे देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी हमारे यहाँ पे न्यायपालिका है और वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है। वो कानून का शासन है, कानून के अकॉर्डिंग वो अपना फैसला सुना सकती है कि कोई बाहरी दबाव उस पर न्यायपालिका पे नहीं रहता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत भी दिए गए हैं, जैसे कि आगे डिटेल में बताने वाला हूँ उसको। आगे देखिए, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, यानी हमारे देश में सभी को मतदान करने का, वोट करने का अधिकार है, ठीक है। भारत का जो भी नागरिक है अगर वो 18 साल की एज अपनी पूरी कर चुका है, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग रूप का हो, पूरे देश में कहीं भी रहने वाला हो, कहीं भी रहता हो, उसको पूरा का पूरा वोट देने का अपना अधिकार है, वो वोट दे सकता है। धर्मनिरपेक्षता, हमारे सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। सरकार जो है धर्मनिरपेक्ष होगी, देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। और नेक्स्ट है सामाजिक न्याय, ठीक है। समाज में न्याय के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान दे रखे हैं, सभी को सामाजिक न्याय मिलेगा। फिर है संशोधन प्रणाली, आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका था कि संविधान में अगर ऐसा महसूस होता है कि इसमें कुछ परिवर्तन, कुछ संशोधन करने की जरूरत है,
तो संशोधन करना भी पॉसिबल है। राष्ट्रीय एकता, ठीक है, हमारे देश में विविधता बहुत ज़्यादा है, लेकिन विविधता होने के बाद भी राष्ट्रीय एकता का कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गई हमारे संविधान की विशेषता। और कुछ इसकी विशेषता उपलब्धियों में और भी बहुत सारे पॉइंट है जो आप यहाँ से देख सकते हो। आप इनको देख लीजिए एक बार, लगभग लगभग वही पॉइंट है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करे थे, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ठीक है, आप इन्हें देख सकते हो। अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं मौलिक अधिकार को। तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3, ठीक है, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, यानी तीसरे भाग में 12 से लेके 35 तक के जो हमारे अनुच्छेद हैं, इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार क्या है? सभी नागरिक को मिलते हैं, और मौलिक अधिकार से इसलिए दिए जाते हैं ताकि सभी लोगों को समान माना जाए, ठीक है, सभी लोग अपना विकास कर सके, इसलिए मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तो मौलिक अधिकार समझते हैं। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार है समता का मौलिक अधिकार, यानी समानता। तो हमारे देश में सभी को समान माना जाएगा, ठीक है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमारा जो संविधान है वो सभी को एक स्वतंत्रता का अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, यानी कि हम सभी स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो हमें इसकी पूरी स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मान लीजिए अगर किसी का शोषण किया जा रहा है तो वो पुलिस में, कोर्ट में जा सकता है, तो यह हमें अधिकार मिला हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमें सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। हम अपने धर्म को, अपने रीति रिवाजों को मान सकते हैं, ठीक है, पूजा पाठ कर सकते हैं, तो हमें पूरी धार्मिक स्वतंत्रता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, शिक्षा लेने का अधिकार और अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार, ये हमारा संविधान हमको देता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर मान लो किसी के अधिकार जो है, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, मान लो इसका कि कोई हनन करता है तो उसके पास ये वाला अधिकार है, उपचारों का अधिकार, वो इसके तहत क्या कर सकता है? कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, तो ये अधिकार है। अब बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान के निर्माण के समय जो संविधान बनाने वाले थे उनको पता था कि स्वतंत्र भारत को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सभी नागरिकों में समानता लाना और सभी का कल्याण कर पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने ये सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व जो है वो जरूरी है, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी समझते थे कि इन नीतियों को आने वाली सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं बनाना है। यानी कि सरकार ने, संविधान निर्माताओं ने, सॉरी, कुछ ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व बना दिए थे जो संविधान के अंदर दिए तो हुए हैं, संविधान में आपको दिखेंगे, लेकिन इसको लागू करना सरकार पे बाध्यकारी नहीं है। सरकार चाहे तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर सकती है, सरकार चाहे तो नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार को तो लागू करना सरकार के लिए कंपलसरी है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व कंपलसरी नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई व्यक्ति चाहे न्यायालय में जाए तो वो भी नहीं जा सकता। तो ये सोच समझ के रखे गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम कोर्ट में जाके मांग नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑप्शनल है सरकार के लिए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है, यानी कि उस पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। ये संविधान का हिस्सा जरूर है और इसको न्यायपालिका से लागू नहीं किया जा सकता, कराया जा सकता है, ठीक है, इसको सरकार चाहे तो वो कर सकती है लागू। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान की आत्मा है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है पूरे संविधान को बिल्कुल निचोड़ है, उसको समरी रूप में या सारांश रूप में संविधान का दर्शन हमको करा देती है। संविधान की आलोचना, अब देखिए भारतीय संविधान है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसकी आलोचना भी करी जाती है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, विस्तृत संविधान है, तो इसको कहा जाता है कि इसकी भाषा टफ है, ये इसको वकीलों का संविधान भी कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है। इसमें पश्चिमी देशों से ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं, तो ये कहा जाता है कि इसमें हमारा ओरिजिनल क्या है, सब कुछ तो अंग्रेजों का दिया हुआ है या पश्चिमी देशों का दिया हुआ है, तो ये इसलिए भी इसकी आलोचना होती है। संविधान के निर्माण के समय सभी समूह के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे संविधान में, ठीक है, तो ये भी एक आलोचना का पॉइंट बन जाता है। फिर राष्ट्रीय एकता की धारणा जो है वो केंद्रीकृत है, थोड़ी सी ये कुछ लोगों के विरोध के कारण बन जाती है। इसके बाद है कि सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व ये डाले गए हैं, जबकि इनको मौलिक अधिकारों में डालना चाहिए था, ठीक है, यानी कि जो कुछ नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं जो कि नीति अलग से डाले हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसको मौलिक अधिकारों में डालना चाहिए था ताकि वो कंपलसरी हो जाते, ठीक है, तो ये भी एक आलोचना का कारण बन जाता है। फिर संविधान के प्रावधान मुश्किल हैं, इसको वकील ही समझ सकते हैं, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बता दिया था, तो ये हमारे संविधान की इस तरीके से आलोचना की जाती है।
फिर हमारे संविधान का काम क्या है, आप सभी जानते हैं कि इसके कुछ मेन काम है। उसमें क्या है कि इनका काम ये है कि ऐसा समूह उपलब्ध कराएं जिससे समाज के सदस्यों को बीच में एक तालमेल बना रहे, जो कि स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ठीक है, समाज में फैसला लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये संविधान हमको बताता है। ठीक है, संविधान ये निर्धारित करता है कि सरकार जो है वो किस प्रकार निर्मित होगी, कैसे सरकार बनेगी, कैसे चलेगी, उसके क्या अधिकार हैं, ये सब कुछ संविधान बताता है। फिर क्या है कि इसका तीसरा काम ये है कि सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले जो कानून है उसकी कोई सीमा निश्चित करे, एक लिमिट तय करे। ठीक है, और अगर कोई कानूनों का उल्लंघन करे तो उसको सजा मिले। अगर सरकार भी चाहे तो वो कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकती, ये सब कुछ संविधान में बताया गया है। फिर एक चौथा काम ये है कि वह सरकार को ऐसा सामर्थ्य प्रदान करे जिससे वह जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। ठीक है, अब बात करेंगे संविधान जो एक जीवंत दस्तावेज क्यों है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जीवंत दस्तावेज इसलिए है क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश है जहाँ पे संविधान फेल हो गया, लेकिन हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे सफल संविधान है। 72 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक कई सारे तनाव से गुजरा, कई सारी परेशानियों से गुजरा, लेकिन आज तक हमारा संविधान वैसा का वैसा चल रहा है, सफल है बिल्कुल। इसीलिए इसको जीवंत कहा जाता है, यानी जीवित संविधान है। ठीक है, और शॉर्ट में आसान भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जीवंतता है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुरूप ये परिवर्तनशील है। इसमें आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना भी संभव है। ठीक है, समय के अनुसार ये परिवर्तित एवं गतिशील है, और भारतीय संविधान जो है एक जीवन दस्तावेज है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, यहाँ पे आपको उसकी PDF वगैरह अवेलेबल करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।